इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को जानते हैं पॉवर्टी की टर्म्स में, ठीक है। मतलब हमारे देश में ना राइटर आपको एक एंगल प्रेजेंट कर रहा है कि पॉवर्टी का एस्पेक्ट या डायमेंशन जो है हमारे पूरे भारत में सेम नहीं है हर एक राज्य में। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी जो है वहाँ पर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s, लेकिन सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रिसेंट एस्टिमेट हमें ये शो करते हैं वाइल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो इट वॉज 21% इन 2011 to 12, लाइक मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा। अब यहाँ से ना आप ये आंकड़े अलग अलग मत देखो ये आपको, क्योंकि ना ऐसे एकदम से 21% और ये सब चीज़ें ना जो है वो समझ में नहीं आएगी। फिर ये कंपैरिजन में जैसे ये दे रहा है कि इतने इतने ज़्यादा राज्यों के अंदर जो है वो पॉवर्टी इतनी बड़ी इतनी गिरी। मैं आपको इसके लिए प्रॉपर एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आ जाओ डायरेक्टली, ये देखो पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ रही है, बिहार में, उसके बाद उड़ीसा, असम, नीचे देखो केरला, फिर हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ऑल इंडिया एस्टिमेट कितना है 21.9%। बस आपको इतना याद करना है। और ये एज पर 2011 सेंसस, लेटेस्ट सेंसस तो अभी कंडक्ट हुआ रही हैं, तो ये आपके लिए लेटेस्ट है। तो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों के अंदर आपको पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो देखने को मिलेगी, वो कम रही है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा दे हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स। यहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी रही है। खेती बाड़ी अच्छी होने की वजह से गरीबी कैसे दूर हुई? गरीबी का लेना देना किससे होता है? आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से, आपकी इनकम से। दोनों चीज़ें जब खेती बाड़ी अच्छी रही, फसल वगैरह बहुत अच्छी रही, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब किसान परिवारों का जो यहाँ पर बढ़ा, तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। केरला हैज़ फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो आए दे हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इट कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो अलग अलग राज्यों के आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं। अब हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर देखें तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा है, वो क्या है? इट इज लेस देन $1.90 पर डे, ठीक है। जैसा कि शानी ने अभी हमें बताया था, नाउ इट इज 2.15। अभी आप सिर्फ इतना ही लेकर चलो। ये सब चीज़ें एग्जाम से पहले जो है बिल्कुल लेटेस्ट देखा करो। अभी आप दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डाला करो। ये नंबर के गेम में अगर फंस गए ना, उससे यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल एंड में देखा करो। एंड में कौन से डॉक्यूमेंट से देखना है? इकोनॉमिक्स के फील्ड में उतने ही आंकड़े आपको देखने हैं जितने इकोनॉमिक सर्वे में गिवन होते हैं, और वही आपको पुट करने होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी टच नहीं करना होता आपको, ठीक है। तो इट हैज़ फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। ग्लोबल पॉवर्टी हालांकि रिड्यूस हुई है, इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। पॉवर्टी सब्सटेंशियल तरीके से डिक्लाइन हुई है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जितने चाइना में गरीब थे वो कम हो गए हैं। अभी नंबर आपको याद रखने नहीं है कि कितने कम हुए कितने क्या हुए। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो बीन रैपिड। ये भी काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है, 34% इन 2005 टू 16.2% इन 2013। अगेन नंबर्स आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट।
उसके बाद आपको अलग अलग कंट्री का वो बताया जा रहा है। अब जो नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इट प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030, ये हमने पढ़ा भी था नितिन सिंघानिया में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो बात होती है SDGs, और उससे रिलेटेड कौन कौन से गोल्स हैं मैंने आपको बताया था, वो भी आप याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद नहीं करनी कि सब साधारण अफ्रीका में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब पॉवर्टी को अगर हम लोग देखें, हेड काउंट रेशियो कंपैरिजन अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.90 अ डे, 2011 का ये परचेसिंग पावर पैरिटी का एक एनालिसिस है। तो यानी कि नाइजीरिया 53.5, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है बताओ, ये नंबर अगर नाइजीरिया के पास है 53.5%, बुरी चीज़ है, ये कम होना चाहिए ना। श्रीलंका 0.8, ठीक है। पॉवर्टी एंड इक्विटी डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक डेटा सोर्स है इसका ये, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 अ डे, 2005 से लेकर 2015 तक। अब ये जितना ज़्यादा है उतना ख़राब है कि उतना सही है? जितना उतना ख़राब है जितना ऊपर है ना। तो नीचे सबसे बढ़िया एस्टीमेट आपको किसके देखने को मिल रहे हैं? ब्लू कलर की लाइन चाइना, उसके बाद ईस्ट एशियन पैसिफिक, फिर लैटिन अमेरिकन कैरिबियन, साउथ एशिया। ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड बढ़िया है। ट्रेंड कैसा है? क्योंकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। सब सारा अफ्रीका अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब ट्रेंड ज़्यादा कुछ अच्छा बोल नहीं रहा है। चाइना का क्या है, लोएस्ट लेवल पर आकर बिल्कुल ऐसे आया, अब जाकर स्टेबल हो गया यहाँ पर जाकर। लेकिन स्टेबल भी देख लो किन पॉइंट्स पर जाकर हुआ है। अब साउथ एशिया का गिरता रहना चाहिए, यहाँ तक आए तो अच्छी बात है, यहीं पर आकर स्टेबल हो गया तो फिर बेकार बात है। तो नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सब सारा अफ्रीका में, उसके बाद साउथ एशिया, फिर लैटिन अमेरिकन कैरिबियन, फिर ईस्ट एशियन पैसिफिक, और सबसे कम कहाँ है? चाइना में। मतलब ये सबसे ऊपर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर है। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं पहले। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। इसके हमने कॉजेज बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं नितिन सिंघानिया के उसमें इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अप्रोच देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें ठीक हैं, कोई बेकार नहीं है। एक हिस्टोरिकल रीज़न ये दिया जाता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब से अंग्रेज़ भारत पर रूल कर रहे थे उस टाइम से उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया यहाँ के लोगों पर, यहाँ की आबादी पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, इसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे ये बर्बाद हो गए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म हो गई। तो यानी कि जो भारत के लोग अपने आप पे प्राउड फील करते थे, एक उनके पास सोर्स ऑफ इनकम था, एक हमारा इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था, एक राइजिंग ट्रेंड था इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो लो rate of growth, it persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of population. The two combined क्या चीज़? एक तो लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लो ग्रोथ रेट, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्रोथ रेट जो रही पर कैपिटा इनकम, मतलब पर हेड इनकम, इट वॉज वेरी लो। अब हमें फेलियर दोनों एंड पे देखने को मिला है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट नहीं हो सकी, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। पॉपुलेशन बूम एक्सप्लोड होती जा रही थी। इरिगेशन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फ़ायदा तो मिला, लेकिन बड़ी सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट भी हुई, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह का हमने क्या देखा था, कहाँ फ़ायदा मिला था इसका? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, दे डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। शहरों में जॉब ना मिल पाने की वजह से बड़े सारे जो लोग हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग एज
रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स। इसकी वजह से बात वही अनइक्वल स्टेटस रहने लगा इनकम का, और सीजनल काम हो गया एक तरीके से, इरेगुलर स्मॉल इनकम जो कि इनफ नहीं है फैमिली को सस्टेन करने के लिए, एंड दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. They started living in slums or the outskirts of the cities, and problems of the poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of the urban sector. अब समझ में आया ये जो रीज़न है ये कैसे बना, प्रमुख कारण इसका. यहाँ पर हमने बात करी थी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अर्बन एरियाज. अब समझ में आया. अर्बन पॉवर्टी कैसे बढ़ी ये दे रखा है उसका रीजन यहाँ पर. ठीक है, तो अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स दे इट हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, अनइक्वल एक्सेस ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे रिसोर्सेस. सरकार की वैसे तो बड़ी सारी पॉलिसीज रही हैं, लेकिन we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives जैसे land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas ये अच्छे से implement नहीं करे गए हैं, और राज्य की सरकारों ने भी कोई खास इंटरेस्ट इसमें दिखाया नहीं. अब since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy ये काफ़ी सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वही वाली बात है गवर्नमेंट की विल यहाँ पर कमज़ोर दिखी है इस चीज़ में. बड़े सारे दूसरे सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए. सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए एंड टू ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूड वेरी पुअर, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. यानी कि जो चीज़ें मतलब मान लो कि मेहमानों को बुलाना है या फिर शादी जैसी कोई चीज़ है, कर्जा मांग मांग कर करें, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी करता है ये वाला काम. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो. ठीक है, तो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेटनेस. सो हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. इंडेटनेस क्या होता है? कर्जे को ना चुका पाना, राइट. हम कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में बात करते हैं. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन है. आप इसको नितिन सिंघानिया की बुक से भी सप्लीमेंट कर सकते हो, प्लस एक साल के जो भी करंट अफेयर होंगे उसके अंदर. ठीक है, तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट की है वो दो पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है. एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to early 80s 1980s there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स हमें ये बताते हैं that 45% in the early 1950s remained the same even in the early 1980s. मतलब वही चीज़ है कि पॉवर्टी ऑलमोस्ट सेम रही है. ठीक है, अब जब ये कम हुई है और पॉवर्टी जो रेट्स के अंदर जो हमें एक श्रिंक देखने को मिला है, ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है तो गरीबी जो है वो बहुत तेज़ी से घटनी चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को खोलने का काम करता है एंड इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. लोग इससे इनकरेज भी होते हैं अपने बच्चे को, स्पेशली लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजने के लिए, इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स, एजुकेशन पे उनके इन्वेस्ट करके. लेकिन अब गरीब लोग जो हैं वो इस चीज़ का डायरेक्ट एडवांटेज ले सकेंगे, ये चीज़ मतलब गारंटीड नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रही है, एक्सपेक्टेशन से हमारी कम रही है.
and this has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and they are dependent on agriculture. अब इन सर्कमस्टांसेस के चलते बड़े सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा लॉन्च करे गए, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको पता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। यानी कि यहाँ पर एक पर्सन को मिलता है या एक परिवार के एक पर्सन को मिलता है, बताओ। सेम परिवार से 2-4 लोग काम कर सकते हैं, 5 लोग काम कर सकते हैं। एनरोल तो कोई भी करवा सकता है अपने आप को, लेकिन जर्नली एक नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, जर्नली एक पर्सन जो है उसको तो मिल ही जाएगा अगर वो सक्षम है वो काम करने के लिए, उसको और कहीं भी काम नहीं मिल रहा उस टाइम पर। अब ये काम होता कैसे है, पहले कोई ये बताओ मुझे, ये काम होता क्या है, क्या करना पड़ता है अगर आप मनरेगा के अंदर अगर एनरोल हो तो? कहीं भी मतलब जो भी सरकार का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, कुछ भी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कोई चल रहा है, कोई भी चीज़ है, सरकार को जरूरत तो है ना लेबर की, तो वो इस स्कीम के थ्रू मतलब लेकर आ जाती है। अब मनरेगा के अंदर रिसेंट ईयर्स में एलोकेशन जो है वो कम देखने को मिली है। अब एक बात याद रखना, इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, स्कीम में जो लिखा हुआ है आपको वो थ्योरेटिकली याद करना है, नॉट इंडिविजुअल। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एंश्योर द कॉज ऑफ ड्रॉट, deforestation, soil erosion. 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. And the scheme provided employment to 220 crore person days of employment to 4.78 crore household. देख रहे हो, पर्सन्स नहीं लिखा हुआ है, इतने परिवारों को रोजगार मिला है। श्रेया देख रहे हो, द शेयर ऑफ SC ST विमेन परसेंटेज। अच्छा, ये विमेन, ये परसेंटेज क्या होता है, कितने दिन का मतलब काम मिला है, कितने लोगों को टोटल उनको देखा जाएगा तो वो परसेंटेज ये मिलेगी। मतलब एक जन कितने घंटे काम कर आया तो उसका जितने घंटे एलोकेटेड है वो एक दिन बन जाता है, वर्किंग डे। ठीक है, तो 17% SC, 23% ST, 17% एंड विमेन 53% रिस्पेक्टिवली। The average wage has increased from 65 in 2006 to 7 to 132 in 2013 to 14। इन नंबरों में बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैंने जैसा कि आपको बताया है, इकोनॉमिक्स या सोसाइटी या किसी भी स्कीम से रिलेटेड जो नंबर होते हैं, एंड में जाके जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट निकलते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, उससे याद करा करो। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको याद रहने वाले। जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, लाइक LPG रिफॉर्म 1991, अब वो आपको मैं एंड में जाके याद करूँगा तो यार वो कोई करंट अफेयर थोड़ी ना है, वो तो एक स्टैटिक चीज़ बन चुकी है। ठीक है, इन सब में मत फंसा करो, ये नंबर्स कभी याद नहीं होने। आप नंबर्स के पीछे कभी UPSC में भागे आपका इंटरेस्ट भी उड़ जाएगा उस सब्जेक्ट से और आप फेल भी हो जाओगे उस साल। बिना नंबर के भी ये एग्जाम क्रैक करा जा सकता है आराम से, आपको कोई आंकड़े वाकड़े कोई फालतू की याद करने की जरूरत नहीं है। उनके पीछे भागोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये गारंटी हो जाएगी पक्का। तो रिसेंटली इन मार्च 2018, वो तो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, मैं अपने मन से थोड़ी ना कोई नंबर दे सकता हूँ आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है वो बस मैं उसका ट्रेंड बता रहा हूँ कि बढ़ा है कि गिरा है, क्या हुआ है। बस आप ट्रेंड को याद रखो। मैंने आपसे कभी भी बोला ही नहीं किसी भी चैप्टर के अंदर कि आप नंबर्स को याद रखो। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलूँ कि आप ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करो कि वो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ राइज हुई है, इसको कैच करने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, कम होना चाहिए था, बाकी सारे कम हुए हैं, अर्बन पुअर्स बड़े हैं। ऐसे बस ट्रेंड को पकड़ना है आपको। तो रिसेंटली इन 2018 वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज़ बीन रिवाइज्ड स्टेट वाइज। द रेंज ऑफ वेज रेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज लाइज इन बिटवीन 281 रुपीज़ पर डे फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा, 168 रुपीज़ पर डे फॉर द वर्कर्स इन बिहार एंड झारखंड। ये भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ना नेशनल लेवल पर, हाँ कि ना? होना चाहिए ना कि नहीं?
इतने से गुजारा चल जाएगा? यहाँ पर फिर समस्या क्या आ सकती है? माइग्रेशन की, इंटरस्टेट माइग्रेशन। जो सेम काम कर रहा है तो श्रेया फिर ये बिहार और झारखंड के जो वर्कर्स हैं इससे बड़ी ये नहीं हरियाणा नहीं चले जाएंगे? यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। उसके बाद मनरेगा हो गया। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, इसको 1993 में स्टार्ट करा गया था। द एम इज टू प्रोवाइड, एम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इनकी कैसे मदद करी जाती है? इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अगला प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इट वॉज लॉन्च इन 1995। अगेन इसका भी मकसद ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में। यहाँ टारगेट क्या रखा गया? अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, इसको लॉन्च करा गया था 1999 में। मदद करना गरीब परिवारों की, टू हेल्प देम ब्रिंग अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इट वॉज लॉन्च इन 2000। एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मदद दी गई राज्यों को फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर अंत्योदय अन्न योजना, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में, इसमें आएगा ये आपका, आपको बताऊं। इधर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। अब इन प्रोग्राम के आउटकम्स क्या निकले हैं, क्या रिजल्ट निकले हैं? मिक्स एफर्ट्स निकले हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। स्कीम्स की ओवरलैपिंग भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। एंड डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स दे आर नॉट फुली रीच्ड ऑन टू द डिजर्विंग पुअर, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं भारत के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए? पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन ये जो डिक्लाइन हुई है, जो हमें प्रोग्रेस हासिल करी है, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। वाइड डिस्पैरिटीज हमें पॉवर्टी के अंदर देखने को मिलती हैं। दे आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। कुछ जो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। पॉवर्टी रिडक्शन अगर हो तो ऑब्वियसली बात है देश आगे बढ़ सकता है, और दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ कैसे होगी? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने नितिन सिंघानिया का जब चैप्टर करा था तभी पूछा था आपसे, कैसे होगा ये वाली चीज़ काम? एजुकेटेड लोग ना हमेशा प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के साथ चलते हैं, है ना। वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और उनको समझाना, सरकार ने जैसे एक बार उनको समझाया कि देखो इकोनॉमिक रिसोर्स को देखते हुए चलो, है ना, फैमिली प्लानिंग करते हुए, कि उतना उनके लिए अवेलेबल होगा भी कि नहीं होगा, तुम उनका पालन पोषण कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। तो हमारे देश में कंसेप्ट क्या फॉलो होता है व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्लानिंग? हम दो हमारे दो, है ना। तो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इट कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल. It is about
minimum subsistence level of living rather than reasonable level of living. आपको पता है ना, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में, कहते हैं हम लोग, डीपीएसपी में सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कहते हैं, पॉवर्टी के अंतर्गत अगर कोई पर्सन रह रहा है तो ये वाली चीज़ फुलफिल होती है क्या? देख तो लो पहले। नो सर। लिविंग विद डिग्निटी, नहीं ना? तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हमें इस कंसेप्ट को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, ह्यूमन पॉवर्टी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। दुनिया भर की कंट्रीज का एक्सपीरियंस हमें ये दिखाते हैं दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी इट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, बस और कोई एस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो छोटा सा चैप्टर था इस डिस्कशन में, दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। अब पूरी एनसीईआरटी में हमारे सिर्फ एक चैप्टर ये रह गया है।